नमस्कार, खबरें तक के खास कार्यक्रम बीच बाजार चुनावी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ कमल कौशिक। इस समय हम मौजूद हैं राय विधानसभा क्षेत्र की एक ऐसी जगह जो एक बड़ा बाजार माना जाता है। और राय विधानसभा क्षेत्र में आए तो इतिहास आप जानते हैं राय का कितना पुराना है। 2019 की बात करें तो यहां से विधायक बने मोहनलाल बड़ौली, जिनका दावा है कि विकास के उन्होंने बहुत से काम यहां पर करवाए हैं। लेकिन बीच बाजार उनसे चर्चा करेंगे कि क्या उनके दावों में दम है। इस समय हमारे साथ मौजूद है राय विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहनलाल बड़ौली। आइए उनसे चुनावी चर्चा भी करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। राय विधानसभा में स्वागत करता हूं और आपके दर्शकों को सभी को प्रणाम करता हूं। सर, इस समय हम बाजार में मौजूद हैं और चुनावी चर्चा आपसे कर रहे हैं। अब चुनाव का वक्त आ गया है, आपने पूरा रिपोर्ट कार्ड भी अपना बना लिया होगा। 2019 में आपके सामने कई चुनौतियां थी। दोबारा बीजेपी को सत्ता में लाना था और उसमें एक विधायक का बहुत बड़ा जिम्मा होता है कि वो अपनी पार्टी को सत्ता में लाए। आपने वो जिम्मा पूरा निभाया, लेकिन अब 2024 की फिर से बात आई है और तीसरी बार सत्ता में आप आना चाहते हैं। तो क्या चुनौतियां अब 2019 से लेकर अब दोबारा आप मानते हैं? मैं आज 2019 से लेकर 2024 का जो विधानसभा का चुनाव होना है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई चुनौती नहीं मानता। मैं सिर्फ इतना मानता हूं कि जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और 2014 से लेकर 24 तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो राय विधानसभा में बहुत सारे विकास के काम करवाए हैं, उनको बता के अपने काम के आधार पर हम जनता से वोट की अपील करेंगे। 2014 के बाद से एक लहर तो आई, लेकिन 19 में जो आपने किया वो भी एक तरह से इतिहास बनता हुआ नजर आया। पहली बार आपने चुनाव लड़ा, पहली बार जीत लिया। कैसे जीता? भारतीय जनता पार्टी 91 में पहली बार राय विधानसभा से चुनाव लड़ा। उसके बाद 2005 में, 2009 में और 2014 में, 2019 में मुझे मौका मिला और पहली बार विधानसभा लड़ने का मौका मिला। इससे पहले मैं जिला परिषद के सदस्य के रूप में कमल के फूल पर ही 2000 में जीत कर आया था और 2019 में भारतीय जनता पार्टी का विधायक के तौर पर पहला सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ। और हमारी सरकार गठबंधन में तो आती रही, बंसीलाल जी के साथ भी गठबंधन रहा, हमारा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार, इनेलो के साथ भी गठबंधन रहा, लेकिन स्पष्ट बहुमत की सरकार जनता के आशीर्वाद से 2014 में जो इस प्रदेश की जनता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को आशीर्वाद देने का काम किया था। लगातार मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में काम हुए, उस काम के आधार पर अब लगातार भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता आशीर्वाद देती रही। लेकिन 2019 की मैं बार इसलिए भी बात कर रहा हूं क्योंकि उस समय जब पार्टी दोबारा सत्ता में आना चाहती थी, आप जानते हैं कि सत्ता विरोधी लहर होती है। आप सत्ता में होते हैं, फिर उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है और उस दौरान आपको टिकट देना, चुनाव लड़वाना, फिर जीतना, जो आपके राजनीतिक विरोधी थे, कैसे पस्त किया आपने? वो रणनीति में जानना चाहता हूं आपसे थोड़ा, क्योंकि 2024 में वो भी काम आएगी आपके। ये 2024 में जनता जो सरकार ने काम किए हैं, जो मेरे प्रयास से जो सरकार का विकास का काम हुआ है, उसी को आधार मानकर जनता वोट देने वाली है। और जनता हर प्रकार का, जनता सब जानती है। ये आप रणनीति बनाई, ये जो बनाई आपने, वो क्या थी? ये भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता की ताकत है। हम कार्यकर्ता के दम पर चुनाव जीतते हैं और उसी विश्वास के आधार पर लोगों को पता था कि मोहनलाल को मौका मिलेगा तो ये तुम्हारे लिए काम करेगा, तुम्हारी सेवा करेगा। और उसी का परिणाम है कि मैं जनता के बीच में रहता हूँ। पूरा अपना जितना भी समय ज़्यादा से ज़्यादा जनता के बीच में रह के मैं काम करता हूँ और उसी का परिणाम है आज जनता से जो आपके समर्थक ये कहते हैं कि मोहनलाल बड़ौली साहब के पास जो आया वो खाली हाथ नहीं जाएगा। ये क्या कहावत है? ये कहावत ये है कि मैं सबसे प्यार से बात करना, प्यार से काम करना और तमाम जितने भी अधिकारी हैं उनके काम के लिए अधिकारियों तक भी खुद जाके मिलना और जो आदमी अपने पास आता है उसकी जल्दी से जल्दी उस बात का समाधान हो जाए, उनको निराशा हासिल ना हो। उनको यही चाहते हैं कि हमारी बातें सुन ली जाए कम से कम। क्या पहले ऐसा नहीं होता था? पहले कांग्रेस के विधायक थे या फिर इनेलो के यहाँ से विधायक रहे हैं, पहले नहीं होता था सर? वो जनता के बीच में कम रहते थे, शहरों में ज़्यादा रहते थे और मैं जनता के बीच में गाँव में रहता हूँ। और जैसे विधायक बनने से पहले था
उसमें और विधायक बनने के बाद जरा सा भी अंतर नहीं आने दिया। उसी प्रकार से उसी सादगी के साथ रहता हूँ। उसी का परिणाम है। जनता मानती है कि जिस प्रकार से पहले था उसी प्रकार से आज, और बहुत बड़े विश्वास के साथ काम किया है। और पहली बार हरियाणा प्रदेश के बारे में जो लोग सोचते थे, आया राम गया राम की राजनीति यहाँ जो चलती रही, और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता रहा, भाई भतीजावाद और परिवारवाद और करप्शन, ये कांग्रेस की सोच थी, कांग्रेस के नेताओं की सोच थी। कांग्रेस के खून में करप्शन है, कांग्रेस का और करप्शन का गहरा रिश्ता है, और भारतीय जनता पार्टी के राज में कोई करप्शन आपको देखने को नहीं आप पर मिलेगा। आरोप लगाते हैं कि जो करप्शन की जीरो टॉलरेंस की आप बात करते हैं, धरातल पर वो दिखता नहीं है। इतने बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो पकड़े जाते हैं रिश्वत के मामले में, और पर्ची खर्ची का खेल जो आप कहते हैं कि उनके टाइम में चलता था, अब कहते हैं कि पर्चे ही लीक हो जाते हैं। मैं ये बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी सरकार आने के बाद जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं पारदर्शी तरीके से हुई है, मेरिट के आधार पर नौकरी देने का काम किया है, और बिना पर्ची बिना खर्ची के जो सरकार ने रोजगार देने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश में 1,10,000 बच्चों को रोजगार देने का जो काम हुआ है मेरिट के आधार पर हुआ है, और जितने भी कौशल रोजगार के थ्रू जितने भी जो डीसी रेट जिसको बोलते थे, उस प्रकार की भी नौकरी जो भाई भतीजावाद और परिवारवाद में बंटवारा होकर रह जाते थे, हमने उस कच्ची नौकरी को भी उस गरीब आदमी के घर तक पहुंचाने का काम किया है। उस गरीब आदमी के बच्चे को पता भी नहीं होता, उसके घर पर लेटर जाता है, मैं मानता हूँ, उसको जानकारी, उसको खुशी हासिल होती है। मैं मानता हूँ ये जो आप बात कर रहे हैं हो सकता है धरातल पर, और आप दावा करेंगे ये है ही, लेकिन उदयभान साहब ये कहते हैं कि जो आपने कह दिया कि भाई भतीजावाद, ये बहुत बार आप कह चुके हैं, ये पुराना हो चुका है सब कुछ। वो कहते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये आपने देखा भी होगा, और देश की अनेक ऐसी स्टेट हैं और कई उदाहरण के साथ भारतीय जनता पार्टी के लगातार 5-5 बार भी सरकारें हैं, और हरियाणा प्रदेश एक ऐसी तैयार हरियाणा प्रदेश की जनता होगी। ये लगातार 2047 का जो विकसित भारत का संकल्प हरियाणा प्रदेश की जनता ने लिया है, समझ गए लोग, वो लोग समझ चुके हैं, और 2047 तक की गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। यहाँ पे जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे सड़कें सही है, पानी व्यवस्था सही है? बहुत बढ़िया है जी, व्यवस्था बहुत बढ़िया है। विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और अभी काम चल रहे हैं। तो विधायक जी, मैं रिपोर्ट कार्ड सीधा ही आपको ले रहा हूँ जनता के बीच जाने, जी जी जी, ताकि ये समझ सके, हमारे दर्शक भी समझ सके कि राय में इस समय जनता का मूड क्या। बिल्कुल। एक सवाल ये भी था, आपने करप्शन की बात की है, आपने ये बात की है, सड़क की बात की है, अब इससे आगे बढ़ते हुए बुनियादी सवाल ही मैं पूछूंगा सर। पेयजल की समस्या का समाधान पूरी तरीके से हुआ? ये बड़ा मुद्दा राय में हुआ करता था। सब पूरी तरह से जो यमुना नदी से रेन्यूएल के द्वारा जो पानी पीने का बढ़िया मिले, उसके लिए 19 ऐसे बोरिंग लगा के उनको हमने प्रत्येक घर में नल से जल हम दे पाए, इस प्रकार से हमने व्यवस्था की है। और कुंडली नगर पालिका पहली बार अस्तित्व में आई है। कुंडली नगर पालिका को भी यमुना रेन्यूएल का पानी मिले, इस प्रकार की योजना बनी है। और यहाँ जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं उनको भी हमने यमुना नदी से जो पीने का साफ पानी देने का काम किया, बहुत बड़ा काम हुआ है। प्राइवेट कॉलोनियों को भी हमने यमुना के पानी पीने का पानी देने का काम। ये बड़ा चैलेंज था आपके सामने, इस चैलेंज को हमने स्वीकार किया, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नए नए प्रयोग के साथ जनता को अच्छी अच्छी सुविधा देने का उनका एक मिशन रहता है, और वो हमारी सरकार उस पर काम करती है। नए प्रयोग करना हमारी सरकार की बहुत बड़ी पहल रहती है, और नए नए काम, क्योंकि जब तक हम सोच नहीं बदलेंगे, देश का विचार नहीं बदलेंगे, जब तक देश नहीं बदल सकता, तो नई सोच के साथ नए भारत का निर्माण करना, मजबूत भारत का निर्माण करना, और एक शक्तिशाली देश बने। और हरियाणा उसमें जिस प्रकार से अभी आपने देखा होगा, परिवार पहचान पत्र की जो झांकी हमारी 26 जनवरी में परिवार पहचान पत्र का कंसेप्ट हम लेके आए हैं, वो हरियाणा प्रदेश में पहला है। यहाँ पढ़ी लिखी पंचायतें हरियाणा प्रदेश में, ये पहला उदाहरण देश के अंदर बना है। 50% की भागीदारी पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, ये हरियाणा प्रदेश में पहली बार हुआ है। ये देख रहा हूँ कि विधायक तो आप हैं ही, लेकिन संगठन के सच्चे सिपाही के तौर पर भी आज बात कर रहे हैं। मुझे वो शख्स दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं लंबे समय से 1987 से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री कार्यकर्ता के रूप में मैंने काम किया है, और अनेक पदों पर काम किया है। जो छोटे से छोटा जो बूथ का कार्यकर्ता होता है, वहाँ से मैंने काम शुरू किया था, और आज प्रदेश के महामंत्री की जिम्मेवारी है। और ये एक हमारी पार्टी के अंदर सभी कार्यकर्ताओं को मौका मिलता है, काम करने का मौका मिलता है,
उसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जिम्मेवारी जो दी है, मैं उसी पर चलते हुए जनता की सेवा करने का काम करता हूं। विधायक जी, एक सवाल और भी है मेरा। यहाँ पर हमने स्वच्छ पेयजल की बात की है, ये रोजगार है? ये बहुत बड़ा रोजगार है। इससे बहुत सारे लोगों को काम मिलता है। जिस खेत में ये उगता है उस किसान को काम मिलता है, उसके बाद जो उसमें काम करता है उस मजदूर को काम मिलता है, उसके बाद फिर ये जब बाजार में आता है उस दुकानदार को उसका काम मिलता है, उसके बाद दुकान से ये सीधा यहाँ जब रेहड़ी पे आता है तो इनको भी काम मिलता है। और इसके बाद जैसे हम इस रेहड़ी के ऊपर आए हैं, हमें भी हमारे शरीर को भी एक एनर्जी मिलेगी इसकी ताकत से। और इसे अच्छा रोजगार मानते हैं? हाँ जी, देश में और प्रदेश में काम हो रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ जी। एक सर, हमने पानी की बात कर ली, स्वच्छ पेयजल की भी बात कर रही है, बिजली की बात करूं मैं। आपकी सरकार का ये दावा है कि गांव में हम पूरे प्रदेश में आने वाले वक्त में 24 घंटे बिजली देंगे, गांव स्तर पर भी वो बिजली मिलेगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में ये टारगेट कहां तक पहुंचा है? 72 के 72 गांव 24 घंटे की लाइट से जोड़ दिए गए। जुड़ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। 100% पूरी विधानसभा 24 घंटे की लाइट से जुड़ चुकी है। मेरी विधानसभा में 14 गांव ऐसे बाकी थे जिनको हमने जनवरी में कुछ को जोड़ा और कुछ को फरवरी में जोड़ा। इस प्रकार से आज पूरी राय विधानसभा 24 घंटे बिजली से जुड़ी है। यहाँ मेरी राय विधानसभा में 4 पावर हाउस नए अपग्रेड हुए, 2 बिल्कुल नए बने, तो बहुत बड़ा बिजली का काम हुआ। बस स्टैंड की बात बार बार जब हमारे सामने आता है, सवाल आता है, वो प्रोसेस जो पहुंचा है, वो प्रक्रिया है जो चल रही है अभी भी, या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये आपके सामने होगा? आप ये जो बस अड्डे की आपने बात की है, पीपी मॉडल पर, ये जो बालगढ़ का फ्लाई ओवर है, 8.5 एकड़ जमीन है, उसमें वो बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा और इसी महीने उसकी ज़रूरत ज़्यादा है सर। बहुत बढ़िया बात आपने बताई। और एक यहाँ कॉल सेंटर बनना था, वो बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और मुझे लगता है कोई ना कोई ऐसी उसकी एनओसी की या बिल्डर के साथ कोई ऐसी कानूनी प्रक्रिया में फंसा हुआ है। यहाँ लगभग 10,000 बच्चों को रोज़गार उस कॉल सेंटर से मिलना था। वो काम जैसे ही कुछ अड़चने उसमें है उसको दूर करवा के जल्दी चालू करवाए। जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वो तो हम देख पा रहे हैं। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी जब आई तो कांग्रेस ने बहुत ढिंढोरा पीटा और वो आज भी अपनी दावे करते हैं, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आपने क्या किया राय विधानसभा क्षेत्र में? एजुकेशन हब इसे कहा जाता है सोनीपत को। उस लिहाज से 2014 के बाद और आज तक की मैं बात करूं तो इसमें आपने क्या कदम आगे बढ़ाए? ये जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी 2006 में इसकी घोषणा हुई, उस समय कांग्रेस का राज था, वो कागजों में रही। लेकिन जैसे ही हमारी 2014 में सरकार आई उसके बाद बहुत सारे किसानों के साथ विवाद थे। किसान यहाँ धरने पे बैठे हुए थे और बहुत सारे जिन्होंने ज़मीन को अप्लाई किया था उनको ज़मीन अलाट करने का काम हमारी सरकार ने किया। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी आई है और आज राय विधानसभा में 9 यूनिवर्सिटी, मैं कह सकता हूँ पूरे देश के अंदर एक विधानसभा में इतनी यूनिवर्सिटी नहीं होंगी। 9 यूनिवर्सिटी आज यहाँ वर्किंग में, बहुत बड़ा एजुकेशन। 9 यूनिवर्सिटी आप कह रहे हैं? सरकारी यूनिवर्सिटी कोई आई नहीं बनी? सरकारी ला यूनिवर्सिटी, ला यूनिवर्सिटी यहाँ सरकारी बनी, अम्बेडकर ला यूनिवर्सिटी, और निफ्टम यहाँ पहले से है, डीकस्ट यूनिवर्सिटी यहाँ पहले से है। ऐसे 3 सरकारी यूनिवर्सिटी यहाँ है। मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज की जो बात की जाए, यहाँ पर अभी ESI का एक 300 बेड का हॉस्पिटल, यही जो यहाँ के बिल्कुल 1 किलोमीटर की दूरी पे प्रीतमपुरा गांव में है, वहाँ पर पास हुआ, वो बहुत जल्दी बने। गांव में सर PHC CHC ये बड़े मायने रखते हैं। मेरे विधानसभा में मेरे विधायक बनने के बाद खेवड़ा में PHC बनी, मेरे नारी गांव में PHC बनी और एक PHC को CHC अपग्रेड करने का लालपुर में काम हुआ। बहुत सारे नए काम हमारे हुए हैं और 5 साल में जो काम हुए हैं उसके बाद आने वाले समय में पूरी योजना के साथ पॉपुलेशन के आधार पर इन सब कामों को और भी हम पूरा करें। साहब, क्या काम हुए हैं बीजेपी की सरकार में आपको लगता है? हुए हैं भाई, हुए हैं काम। आप कहाँ के रहने वाले? प्रवासी? यहाँ से, हाँ जी। यहाँ पर प्रवासी वोट भी हैं अगर मैं गलत ना हूँ तो? यहाँ बाहर के लोग जहाँ पर आकर बसे हुए हैं। यहाँ ये जो एरिया है यहाँ प्रवासी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया में काम करने वाले बहुत सारे प्रवासी यहाँ कार्य। तो आपको सुविधाएं उतनी मिल पा रही हैं यहाँ पे? हाँ जी, सुविधाओं में कोई दिक्कत नहीं है। सुविधाएं मिल पा रही हैं? मिल रही है भाई। बाहर से आकर बसें, आप मैं सभी देख पा रहा हूँ, रोजगार इन्होंने
पाया है यहाँ पर। लेकिन दुकानदार की कोई समस्या यहाँ पर आती है? आप यहीं के रहने वाले दुकानदार हैं या फिर यहाँ वैसे ग्राहक के तौर पर? सोनीपत में ही रहता हूँ, दुकानदार है, यहाँ पे अपना काम कर रखा है। यहाँ पे काम करते हैं। इस सरकार में काम करना मुश्किल हुआ है, आसान हुआ है? इजी हुआ है सर, सारी चीज़ें, हर चीज़ में हर जगह पे सुनवाई होती है, हर जगह पे सुना जाता है। विधायक जी, एक सवाल अब राजनीतिक तौर पर है। कांग्रेस आपके सामने चुनौतियां पेश कर रही है, तरह तरह के आरोप राजनीतिक तौर पर प्रदेश स्तर पर लगाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर मुद्दों की जब बात होती है तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमारी सरकार आई तो हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, गैस सिलेंडर देंगे, बिजली यूनिट 300 माफ कर देंगे। लोक लुभावन वायदे किए जा रहे हैं। आज पूरे देश की जनता को विश्वास हो गया है कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा घोषणा पत्र होता है, उस घोषणा पत्र में जो जितने भी हम वायदे करते हैं अक्सर से उसको 100% पूरे करने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो ये लोक लुभावने नारे देके 500 रुपये का सिलेंडर देने का, ये इनको जब मौका था ये कर सकते थे, इस जनता से वो स्वीकार करें। कहते हैं हमारे टाइम में 1000 थोड़ी मिलता था, 600 500 ऐसे इस तरह का ही मिलता था, और दोबारा उसी रेट पर हम देंगे गैस सिलेंडर। अब आपकी सरकार में पेट्रोल डीजल के दाम देख लीजिए कितने हो गए, गैस सिलेंडर के दाम देखिए 1000 के करीब हो गए। हमारी सरकार जब से बनी है तब से महंगाई के ऊपर कंट्रोल किया है। अगर मैं गलत ना हूँ तो ये जाट बाहुल्य क्षेत्र विधानसभा है जी, और आप एक ब्राह्मण नेता हैं। वैसे जाति पाति की बात होनी चाहिए, लेकिन राजनीति में कड़वा सच भी है। इससे पहले जयचंद भैया साहब भी विधायक रहे हैं, और जो भी कोर्ट में मामला गया उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन मेरा सवाल इसलिए भी ये ब्राह्मण नेता को लेकर था कि जहाँ भूपेंद्र हुड्डा ये कहते कि हमारी सरकार आती है, डिप्टी सीएम ब्राह्मण भी बना, यहाँ पर एक ब्राह्मण नेता से मैं बात कर रहा हूँ, एक विधायक से मैं बात कर रहा हूँ, तो आने वाले वक्त के लिए बीजेपी भी क्या इस तरह की बातें सोचती है? ब्राह्मण कम्युनिटी को लेकर आपको लगता है कि ये दांव पेच खेला जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का ये मूल मंत्र है, इस देश से जातिवाद, इस देश से क्षेत्रवाद, इस देश से परिवारवाद, तीनों वाद खत्म हो, राष्ट्रवाद पनपे, राष्ट्रवाद की बात करें। और एक किसी भी पॉलिटिशियन की कोई जाति नहीं होती, किसी भी पॉलिटिशियन राजा की कोई जाति नहीं होती। ये कांग्रेस पार्टी के खून में है। वो बांटो राज करो की राजनीति जो अंग्रेजों ने की है वही कांग्रेस ने अपनाई, यही इस देश का दुर्भाग्य था। चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, राजस्थान में जो मुख्यमंत्री बनाए हैं वो किस कम्युनिटी की, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती है। ये कम्युनिटी की चर्चाएं जो है ना, ये कांग्रेस के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विचार में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में ये बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है हरियाणा एक, हरियाणवी एक। तो मैं ये मानकर चलूं कि राय विधानसभा क्षेत्र से आप आने वाले वक्त में भी ताल ठोक रहे हैं चुनावी? ताल ठोकने का हमारी पार्टी में कोई सिस्टम नहीं होता, ये संगठन तय करता है और वो किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देते हैं, किसको कहाँ क्या चुनाव लड़ाते हैं, ये हमारा संगठन तय लेकिन करता है। आपकी इच्छा तो है? इच्छा तो सब कार्यकर्ताओं की रहती है। जो हमारा बूथ का पन्ना प्रमुख है उसके अंदर भी ये इच्छा रहती है कि मेरे को भी पार्टी अगर मौका देगी मैं भी चुनाव लड़ूंगा। हमारी पार्टी के अंदर यही खासियत है। यहाँ जो हमारा पन्ना प्रमुख है वो भी चुनाव लड़ने के योग्य होता है और पार्टी उसको भी चुनाव लड़ा। मैं ये देख पा रहा हूँ कि मोहनलाल बड़ोली साहब जो 5 साल पहले थे, आज जब राजनीतिक तौर पर इतने ज्यादा परिपक्व हो गए कि नपे तुले शब्दों में हर बात का, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं या प्रदेश महामंत्री होने के नाते जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई आपकी? ये संगठन सीमा है आपकी। संगठन में हम ऐसे विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिसमें ये संस्कार हमें दिए जाते हैं और हमारी जो बैठकें रहती हैं, हमारा काम करने का जो तरीका, ये सब हमें उस प्रकार से एक संस्कार मिल जाता है और उसी प्रकार से हम बोलते हैं। ये जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर आते हैं काम करने के लिए, ये भी एक वोटर्स माने जाते हैं, बड़ा रोल अदा करते हैं। इनके लिए आपने क्या ख्याल इनका रखा है? क्या इनके लिए सुविधाएं रखी हैं अलग से, क्योंकि इनका भी ध्यान रखना होता होगा आपको? इनके बीच में रहते हैं और क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ सभी प्रवासी जो भी ये 5 साल पुराने हो जाते हैं यहाँ रहते हुए, वो सब अपना वोट भी बनवाते हैं, राशन कार्ड भी बनवाते हैं, सब ऐसे बढ़ता रहता है। और राय विधानसभा में अब आज 1,92,000 वोट है। जब मैं विधायक बना था उस समय 1,92,000 वोट हो गए। 1,92,000 वोट है। 1,91,895 वोट है, बिल्कुल पूरी। और 208 बूथ है और हमें सब चीज़ों का पता रहता है। यहाँ 20,000 वोट बढ़ी है। 20,000 वोट बढ़ी है। वो 5 साल जो आप कह रहे हैं कि वोट है आपका यहाँ पर? जी। अच्छा, आपका ही वोट है यहाँ पे? नहीं, मेरा नहीं है। अच्छा, और आपका किसका है? आपका वोट है। विधायक जी आपके बीच में जी, बोलिए। कुछ डिमांड रखना चाहेंगे?
डिमांड यही मजदूरों का जो है, हम प्राइवेट नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, ग्रेड है 96 से कुछ रुपया। अब 8 घंटे का इसमें मजदूर का 2000 रुपया किराया लग जाना है। चून आटा तेल जो भी है इसमें उस बच्चे को पालने का समस्या नहीं है। 8,996 कुछ ग्रेड है, हरियाणा ग्रेड है। मैं यही कहूँगा कुछ मजदूरों का ग्रेड बढ़वाइए। ठीक है, विधायक जी एक देखिए डिमांड में सीधा बात को रखेंगे। और जो ये हमें कितने मजदूर की आपको लगता है डिमांड होगी? आपके साथी जो है, जो होंगे उनको पता होगा जी। आपके साथ बातचीत करते हैं, वो क्या डिमांड रखते हैं? वो तो सब कहते हैं कि भाई इतने में हमारा गुजारा नहीं होता। कैसे रहते हैं वो हम जानते हैं, पर सुविधाएं वैसे सड़क, पानी, बिजली, ये तो सब चीज यहाँ ठीक है। यहाँ सब ठीक है? कमल जी अच्छा। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो रेट की बात की है, ये थोड़ा बहुत समझाएंगे। बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और यहाँ लगभग जो आज पॉपुलेशन के आधार पर अगर मैं बताना चाहूँ तो 1.5 लाख लोग यहाँ राय विधानसभा में काम करने के लिए 1.5 लाख इतनी बड़ी पॉपुलेशन है यहाँ। और सरकारी आंकड़ों में भी 4400 फैक्ट्री यहाँ रजिस्टर्ड है, इतनी बड़ी संख्या में है। और एक फैक्ट्री ऐसी भी है जिसमें एवरेज भी लगाएंगे तो 200 कर्मचारी एक फैक्ट्री में एवरेज में आएंगे। बहुत बड़ी संख्या इस प्रकार की है। और नेशनल हाईवे है यहाँ, बहुत तरह का एजुकेशन सिटी है, बहुत लोगों का आवागमन यहाँ रहता है। दिल्ली के नज़दीक है, NCR का एरिया है, तो यहाँ प्रवासी मजदूर बहुत बड़ी संख्या में है। और जो ये ग्रेड की बात की है फैक्ट्रियों में, इसके भी ऊपर हम ध्यान देंगे और इसका बात करेंगे विधानसभा में। इनके लिए बात नहीं और कोई कोई चीज की दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं विधायक जी सामने इसलिए नहीं ऐसा नहीं, जो था मैंने खुल के बोला। क्या बात है, यही सच्चाई होनी चाहिए। सब चीज ठीक है। हाँ, ग्रेड के बारे में, ग्रेड सबसे बड़ा ग्रेड होता है। वही मुद्दा बड़ा। हरियाणा सबसे बड़ा ग्रेड के अंदर मुद्दा होता है हरियाणा के अंदर। अच्छा, ग्रेड अगर है तो सब कुछ तो है। ग्रेड बढ़वा दिया विधायक जी को, फिर क्या? फिर आप विधायक जी विधायक है दोबारा विधायक और मंत्री भी बना देंगे। मंत्री बन जाने और मंत्री में CM बन सकते हैं। अच्छा, और अच्छा जी। ये तो आपका भविष्य बता रहे हैं। सब कोई समस्या है यही बात सही कर रहे हैं। ग्रेड की। विधायक जी इस समस्या का थोड़ा सा आप इस समस्या का जो पर ध्यान दीजिए। बात रखिए, ये हम जरूर इसके बात आप बताइए। समस्या है, काम बढ़िया करते हैं, अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं, पर ये रोड में ना पानी भरता है। ये बस ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये जो समस्या है इसका हल भी इसका करवा निकासी का साधन करवाएंगे। करवाएंगे। रोड बना है, 2024 आ गया, पक्का होगा। चुनाव आ गए ना, ये जल निकासी की समस्या का हल विधायक जी हो जाएगा जल्दी, बहुत जल्दी होगा। बहुत अब अंत में एक और सवाल मेरा। अब इन्होंने भी कहा कि आने वाले वक्त के मंत्री भी हो सकते हैं, तो मैं आपसे पर्सनल सवाल पूछता हूँ। अब इतना तो बड़ा कद आपका हो भी गया है, अंदर से क्या महत्वाकांक्षा आती है आपके? राजनीतिक तौर पर आपने बीजेपी को मजबूती दी राय विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन अब आपका भविष्य क्या है, ये यहाँ के वोटर्स और जनता जानना चाहती है। मेरा जो अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ है, मेरी यही है कि मैं अपनी राय विधानसभा की जनता की सेवा अच्छे से इसी प्रकार से करता रहूं और जनता के बीच में रह के करता रहूं। और इनकी जो डिमांड जो बात आई है वो इसी प्रकार से इनके बीच में आके मैं हल करूं, यही मेरा मन कहना। अपने राजनीतिक विरोधियों को क्या कहना चाहेंगे? राजनीतिक विरोधियों को सद्बुद्धि दें, वो अपनी जो हमारे संस्कार हैं, इस भारत की जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन करें, अच्छे से करें और देश के बारे में सोचें। वो अपने बारे में, परिवार के बारे में, अपनी जाति के बारे में ना सोचें, इस देश के बारे में सोचें। अंतिम सवाल, बिल्कुल विजन क्या है आपका 2024 में, जिसको लेकर आप चुनावी मैदान में सड़कों पर यूं ही लोगों के बीच प्रचार करते और वोट मांगते नजर आएंगे? वो विजन क्या है? विजन है इस देश को विश्वगुरु बनाना, इस देश को शक्तिशाली बनाना और हरियाणा प्रदेश को विकास के रास्ते पर 1 नंबर पर लेके आना। और जो छोटी छोटी समस्याएं लोगों की हैं उन समस्याओं को दूर करना। विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। कमल जी आपका भी आपने धन्यवाद, समय दिया। आपने आके यहाँ बाजार के बीच में मेरे से बातचीत करने का जो मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना बड़ोली साहब जिन्होंने हर सवाल का विभाग से जवाब दिया, लेकिन विजन इन्होंने बताया है आने वाले वक्त में 2024 में विधानसभा का जब चुनाव होगा और लोकसभा में भी कोशिश बीजेपी को आगे ले जाने की है, ये विजन काम आएगा नहीं आएगा, और क्या ये विजन 2047 तक का बीजेपी का कामयाब होगा, विकसित भारत का वक्त बताएगा। लेकिन भागीदारी सभी की चाहिए, ये विकसित भारत का एक बड़ा नारा। एक और विधानसभा क्षेत्र में हम जाएंगे और विधायक से बात करेंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।